हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 301 के उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में रह गया था। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखोगे तो एक तरह से आपको सीक्वेंस में चीज़ें समझने में सीक्वेंस में चीज़ें समझी जाती हैं। एक रॉ में देखा जाता है तो चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेना, देन उसके बाद इसको देखना। तो अभी अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सबसे पहले उसको देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो, देन सेकंड पार्ट को देखना। तो मैंने उसको अपलोड करा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन बता रही हूँ कि आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें जो भी टॉपिक्स रह गए थे, हम लोगों ने बेड़ा उठाया था कि इस पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया था। तो जो भी टॉपिक्स रह गए थे उसको, उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं उन सारे टॉपिक्स को। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं। ये वीविंग के बारे में, लूम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, सबके बारे में हम लोगों ने उस पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। ये आपके इस ये जो आपका HSC 301 है उसका सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से बंद किया था, तो आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी यानी कि भारत की परंपरागत कढ़ाइयाँ, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कढ़ाई क्या होती है। तो कढ़ाई क्या है? एक प्राचीन कला है। ऐसा नहीं है कि ये आज के एरा में शुरू हुआ है, ये एक प्राचीनतम कला है जिसमें धागे मोतियों के द्वारा क्या किया जाता है, तो वस्त्र को सजाने का कार्य किया जाता है। धागे मोतियों से आपके अनेक तरह शीशे, छोटे छोटे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शीशे से कढ़ाई भी की जाती है, छोटे छोटे शीशे लगाए जाते हैं। और ये आपका होता है गुजरात में, राजस्थान में। तो बहुत सारा मटेरियल है जिससे वस्त्र को सजाने का कार्य किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, तो एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, यानी कि कढ़ाई कहते हैं। जिसमें क्या होता है, तो धागे मोतियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा वस्त्र को सजाने का कार्य किया जाता है। भारत में शिल्प विविध इतिहास, संस्कृति और धर्म से समृद्ध है, यानी कि धर्म और संस्कृति को लेके इसका जो भी इतिहास है वो अलग अलग है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ फेमस हैं। ठीक है, भारत के हर एक राज्य से एक फेमस कढ़ाई निकल के आती है, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य की शिल्प कला विभिन्न साम्राज्यों के भाव को दर्शाता है, यानी कि जिस तरह का वहाँ का भाव है, जिस तरह का वहाँ का साम्राज्य है, जिस तरह का वहाँ की संस्कृति है, और जिस तरह का वहाँ का इतिहास है, उस हिसाब से वहाँ की कढ़ाइयाँ भी प्रचलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जरदोजी। जरदोजी जरदोजी क्या है, तो सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे। जरदोजी का अर्थ समझेंगे। तो जरदोजी क्या है, तो ये एक तरह का फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। ये फारसी शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फारसी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, जार प्लस दोजी। ये आपके क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जरदोजी कैसा वर्ड है, किस भाषा से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि इंस्पायर है। तो वो है फारसी। फारसी से लिया गया है, फारसी के जार प्लस दोजी से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, इसमें जार का अर्थ होता है सोना, और दोजी का अर्थ होता है कढ़ाई। दोजी का अर्थ क्या होता है? कढ़ाई। देखो, जार का अर्थ होता है सोना, और दोजी का अर्थ होता है कढ़ाई, यानी कि सोने की कढ़ाई को जरदोजी कहा जाता है। सोने की कढ़ाई को क्या कहा जाता है? जरदोजी कहा जाता है। यानी कि उस ज़माने में, अभी तो ये ट्रेंड में नहीं है, आपको म्यूज़ियम वगैरह में वो कपड़े दिख जाएंगे जो सोने से मतलब बनारसी कपड़े थे, जैसे बनारस में जो बनता था ब्रोकेट वगैरह, तो उसमें पहले सोने से कढ़ाइयाँ, सोने के कह सकते हैं कि रेशे, सोने के रेशे धागे से क्या होता था, तो पहले कढ़ाइयाँ हुआ करती थी बनारसी साड़ियों पे। तो अब तो ये सोना बहुत महंगा हो गया है, तो अब ये प्रचलन में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, तो इसको हमको इसके बारे में जानना है। ठीक,
तो वही कह रहा है कि भारत में सबसे पहले यह दिल्ली लखनऊ में आई थी। सबसे पहले कहाँ आई थी? तो दिल्ली और लखनऊ में। इसके बाद फर्रुखाबाद और आगरा, हरदोई, रायबरेली में भी ये काफ़ी प्रचलित रहा। वर्तमान समय में जार यानी कि सोना तो नहीं रहा, ठीक है, मैंने अभी वही बात बताई कि जार यानी कि सोना तो नहीं रहा, मगर इसकी जगह पर चमकीले धागे, जिसको आप जरी के धागे कहते हैं, चमकीले धागे, मोती, स्टोन का प्रयोग किया जाता है। जरदोजी कला में कारदाना, ठीक है, करदाना मोती, कोरा नकाशी और सादी कसब आदि कई तरह के काम किए जाते हैं। ये सारे क्या हैं? तो कढ़ाइयाँ, इसमें कढ़ाइयों के नाम है ये सब, जो कह सकते हो कि जरदोजी का एक तरह से ये टाइप कह सकते हो कि इस तरह की कढ़ाइयाँ इसमें की जाती है, यानी कि करदाना मोती, कोरा नकाशी, सादी कसब। ऐसे पूछा जा सकता है कि करदाना मोती, कोरा नकाशी, सादी कसब आपके किस कढ़ाई से रिलेटेड है? तो वो है जरदोजी, ठीक है। जरदोजी कैसा शब्द है? तो ये फारसी शब्द है, और फारसी शब्द में भी जार प्लस दोजी से बना है। जार प्लस दोजी से बना है। जार का अर्थ क्या होता है? तो जार का अर्थ सोना होता है, दोजी का अर्थ कढ़ाई होता है, यानी कि सोने की कढ़ाई को क्या कहते हैं? जरदोजी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कई तरह के काम किए जाते हैं। पहले यह केवल रेशमी कपड़ों पर किया जाता था। पहले यह किस में किया जाता था? तो पहले सिर्फ रेशमी कपड़ों पर ही किया जाता था। अब इसे सिल्क के साथ साथ शिफॉन, वेलवेट पर भी किया जाता है, क्योंकि अब सोने से कढ़ाई तो होती नहीं है। जो भी सोने के जैसा चमकीला, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जड़ी के धागे थोड़े से चमकीले होते हैं, तो वो सोने जैसे भी कलर में आते हैं और चांदी जैसे कलर में भी आते हैं। तो उनसे अब कढ़ाइयाँ होती हैं, जो कि शिफॉन और वेलवेट पे और प्लस सिल्क पे भी की जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कढ़ाई है, ये जरदोजी का एग्जाम्पल है। ये क्या है? जरदोजी का एग्जाम्पल है। पहले इसी के जगह पे सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था, अब आपके जड़ी के धागों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सब आपके जरी के धागे, ये धागा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये जरी के धागे हैं जो आज प्रचलन में हैं, और अब सोने की कमी होने के कारण अब ये सितारा भी आप लोगों ने देखा होगा। ये दिख रहा है। कई तरह के मोतियाँ आती है, कई तरह के सितारे आते हैं, ये धागा आता है कई तरह का, और इससे जरदोजी बनाने का कार्य किया जाता है। अब है लखनऊ की चिकनकारी, यानी कि जिसको शैडो वर्क भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो शैडो वर्क किया जाता है, इसकी वजह से इसको शैडो वर्क भी कहते हैं। तो इसको जान लेते हैं। ये अपने यहाँ की कढ़ाई है, यूपी की कढ़ाई है। यूपी का जो कह सकते हैं कि एक तरह से यूपी में जो फेमस कढ़ाई है वो क्या है? यूपी की कढ़ाई एक तरह से कही जाती है चिकनकारी को, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि हर राज्य का अपना एक क्या है? फेमस कढ़ाई है जो नंबर 1 पे आती है। तो वहीं आपके लखनऊ की चिकनकारी यूपी के लिए फेमस है। तो कह रहा है कि चिकनकारी का मुख्य केंद्र लखनऊ है। ये सबको पता है कि चिकनकारी का जो मेन मुख्य जो केंद्र है, यानी कि चिकनकारी कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो लखनऊ से उत्पन्न हुआ था। यह कढ़ाई पहले सफ़ेद मलमल पर सफ़ेद धागों से, ठीक है, रेशम या कॉटन के धागों से की जाती थी। सफ़ेद मलमल का जो कपड़ा होता था उस पे सफ़ेद धागों से, वो धागे कैसे होते थे? तो रेशम के हो सकते थे, कॉटन के हो सकते थे। उन धागों से सफ़ेद मलमल पे कढ़ाई की जाती थी। आजकल इसमें रंग बिरंगी कपड़े प्लस धागे का प्रयोग किया जाता है। आजकल और एरिया विकसित हुआ है, ठीक है। ये बहुत जगहों पे फैला है। ऐसा तो है नहीं कि लखनऊ की कढ़ाई तो सिर्फ लखनऊ में ही होती है। तो हर जगह पे ये कढ़ाइयाँ की जाती हैं, और लोग अपने अपने तरह से इसको कन्वर्ट करके कढ़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए रंग बिरंगी कपड़े यूज किए जाते हैं, रंग बिरंगे कलर के धागे यूज किए जाते हैं लखनऊ की चिकनकारी को बनाने के लिए। मेनली ये रेशम और कॉटन के धागे से बनाया जाता था पहले प्राचीन काल में। तो किस पे बनाया जाता था? तो मलमल के कपड़े पे। अब तो कोई भी कपड़ा यूज कर लो, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि इसमें प्राकृतिक नमूने का प्रयोग किया जाता था। इसमें कैसा नमूना था? नमूना कैसा था? तो प्राकृतिक। तो इसमें प्राकृतिक नमूने यानी कि फूल, पत्ती, कह सकते हो कि चिड़ियाएँ, इन सब का
नमूना इस पे अंकित हुआ करता था। चिकन की कढ़ाई मुख्यतः, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। देखो, पहला है चपटी, दूसरा है गांठदार और तीसरा है जालीदार। तो चपटी टाँके, इसमें 3 तरह के कह सकते हैं कि 3 तरह से ये कढ़ाई की जाती थी, जिसमें बखिया और कटाव आता था। ये चपटे टाँके होते थे। गांठदार में क्या आता था, तो मुर्री, गांठदार फंदा या उभरी हुई कढ़ाई। ये कढ़ाई क्या होते थे, तो उभार लाते थे आपके कढ़ाइयों में। उसके बाद है जालीदार कढ़ाई। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में ये आपका क्या है, तो चिकनकारी की कढ़ाई है जो आपके सूती वस्त्र पे किया गया है। उसके बाद है फुलकारी। फुलकारी सबको पता है कहाँ का फेमस है। फुलकारी आपका पंजाब का फेमस है। जो वहाँ पे लड़कियों की शादी होती है तो वहाँ पे एक दुपट्टा होता है। जैसे दुपट्टा शादियों में मेनली जो शादियों के लिए दुपट्टा बनता है उस पर फुलकारी की जाती है। ये वहाँ का ट्रेडिशन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है। क्या होती है, कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। लड़कियां अपने लिए फुलकारी तैयार करती हैं, शादी के लिए फुलकारी तैयार करती हैं। मेनली इसका प्रयोग मतलब शादी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, ये इसका एक तरह से ट्रेडिशनली महत्व है, इम्पोर्टेंस है इस पंजाब में। तो कह रहा है कि फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। क्या होता है, फूलों की कलाकारी। इसमें ज्यामितीय नमूने का प्रयोग किया जाता है। फुलकारी की कढ़ाई मुख्य रूप से पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार आदि शहरों में की जाती थी। ये कहाँ किया जाता था, तो ऐसे अगर पूछता है कि फुलकारी राज्य कहाँ का है, किस राज्य का है, तो वो है पंजाब का। और पंजाब में भी ये कहाँ होता था, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत रोहतक और करनाल और हिसार से हुई थी। अब तो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही होता है, हर जगह पे जहाँ भी वस्त्र उद्योग किए जाते हैं, जहाँ भी कढ़ाइयों का काम होता है, वहाँ पे फुलकारी की जाती है, बनाई जाती है। लेकिन ट्रेडिशनली महत्व देखा जाए तो इसका पंजाब में है। फुलकारी की कढ़ाई मुख्य रूप से पंजाब के रोहतक, करनाल, हिसार आदि शहर में की जाती थी। जाट लोगों में ये क्या था, प्रसिद्ध था। जाट लोगों में, जो पंजाब के जाट होते हैं, उन लोगों में ये सबसे ज़्यादा फेमस था। फुलकारी साधारणतः लाल या सफ़ेद सूती कपड़े या खादर, जो खद्दर के वस्त्र होते थे, उन पर बनाई जाती थी। ठीक है, इसमें रफ्फू टाके का प्रयोग किया जाता था। श्वेत, लाल और पीले कत्थई रंग के रेशमी धागे से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी, यानी कि मल्टी कलर का यूज किया जाता था। श्वेत धागे, लाल धागे, पीले धागे, कत्थई धागों के रेशमी होते थे, रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। ठीक है, ये धागे कैसे होते थे, तो रेशमी होते थे, उसमें कई कलर होते थे, पीले कलर, लाल कलर, कत्थई कलर, सफ़ेद, ऐसे वाइट कह सकते हो कलर। ये सारे कलर्स आपके रेशमी धागों के होते थे जो इसमें प्रयोग किया जाता था। अब है कह रहा है कि फूलों के नमूने होने के कारण इसे फुलकारी कहा गया। फुलकारी का अर्थ ही होता है बाग। ठीक है, फुलकारी का अर्थ क्या होता है, तो बाग होता है या बगीचा। तो ये समझ में आ गया। इसमें किस तरह के नमूने पूछा जा सकता है कि फुलकारी में किस तरह के नमूने प्रयोग किए जाते हैं, ज्यामितीय नमूने की प्राकृतिक। तो ये इसमें प्राकृतिक नमूने, जहाँ भी फूल पत्ती की बात आ गई तो वो क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो इसमें ज्यामितीय नमूने, यहाँ फुलकारी में किस तरह के नमूने प्रयोग किए जाते थे, तो ज्यामितीय नमूनों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये सब ज्यामितीय नमूने पे बनाए गए हैं। ये पत्ती बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका फुलकारी का प्रकार है। इसमें मल्टी कलर के धागों को यूज किया जाता है। अब है आपका बंगाल का कांथा। ये भी फेमस है। देखो, बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन मैंने मेन कढ़ाइयों को ऐड करा हुआ है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल का कांथा क्या है, तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि कांथा क्या होता है। देखो, कांथा का अर्थ होता है चिथड़ा, यानी कि जो भी कपड़े बेकार हो जाते थे सबसे प्राचीन काल में, अब तो उसको एम्ब्रॉयडरी के रूप में अच्छे अच्छे कपड़ों पे वो बनाया जा रहा है, लेकिन जो
परंपरा यही थी कि जो भी बेकार कपड़े थे तो उसको स्त्रियां क्या करती थी, बंगाल की स्त्रियां अपने हाथों द्वारा उस पर कढ़ाई करके उसको यूज करने लायक बना देती थी। ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। तो अभी जान लेते हैं कि पहले कांथा क्या होता है। तो कांथा एक कशीदाकारी है, यानी कि कढ़ाई है, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है। ये आप याद रखोगे कि ये कांथा कहाँ का फेमस है, या फुलकारी कहाँ का फेमस है, या चिकनकारी कहाँ का फेमस है, या जरदोजी कहाँ का है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है, यानी कि ये कढ़ाई कहाँ की है, तो पश्चिम बंगाल की है। कांथा का उपयोग बंगाल में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक वस्त्र जैसे कांथा की साड़ियाँ में किया जाता था। इसको अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे लेप है, ओर है, बेटन है, सुजनी है, दुर्जनी है, रुमाल है। ये सब क्या है, तो कांथा के प्रकार हैं। इसको आप लोग याद कर लोगे। आदि शामिल है। यह संस्कृति शब्द कोंथा से लिया गया है। ये संस्कृत के कोंथा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो चिथड़ा होता है। चिथड़े का मतलब क्या, एक तरह से कह सकते हो कि फटा हुआ कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये कांथा की कढ़ाई है जो अच्छे कपड़े पे की गई है, और ये चिथड़े से बनाया गया है। ये चिथड़े को कांथा के रूप में कन्वर्ट किया गया है ताकि हम उसको आसानी से यूज कर सकें। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसे बुरा नहीं लग रहा है। तो जो भी बेकार कपड़े हो जाते थे उसको कांथा के फॉर्म में कन्वर्ट करके, कांथा कढ़ाई करके उसको और अच्छा आकर्षित बना दिया जाता था। ये अच्छे कपड़े पे कांथा की कढ़ाई की गई है। ठीक है, ये आई होप कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि कांथा क्या होता है। कांथा जैसे मान लो कि जो बंगाली औरतें होती हैं वो जो पिलो लगाती हैं, पिलो कवर के ऊपर से भी इस तरह की छोटे छोटे कपड़े लेके इस तरह से बना देते हैं रुमाल टाइप का, और उस पर लगा के, यानी कि जो तकिया होता है तकिए के ऊपर से इसको रखते हैं ताकि तकिया गंदा ना हो, और ये गंदा हो तो इसको हमको तकिए का कवर ना धुलना पड़े, इसको धुलें हम। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल यानी कि परंपरागत वस्त्र के बारे में। तो देखो, मैंने सिर्फ वस्त्रों का डिटेल मैंने इसमें ऐड नहीं करा है, सिर्फ मैंने एक आपको लिस्ट कह सकते हो कि लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराया है। तो इसमें जैसे आपकी चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की हैं, तो ग्वालियर की हैं। ग्वालियर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इस चीज़ को याद रखोगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं अच्छे से इसको और एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की हैं, तो ग्वालियर की हैं, और ग्वालियर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है पटोला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे ये पटोला ड्रेस कैसा होता है, तो लहंगे टाइप का होता है। तो ये गुजरात का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। उसके बाद है, और चनिया चोली भी है गुजरात का। उसके बाद है बंधेज वस्त्र, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है। उसके बाद कलमदार या पालमपुरी, ये कहाँ का है, तो पालमपुर का है। पालमपुर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो कह सकते हो कि कलमदार कहाँ का वस्त्र है, तो हिमाचल प्रदेश में भी पूछ दे कहाँ का है, तो पालमपुर का है। इसको पालमपुरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पालमपुरी। उसके बाद है ढाका का मलवट, तो ये तो सबको पता है कि ये ढाका का है। ढाका कहाँ की राजधानी है, ढाका। तो ढाका कहाँ की राजधानी, ये चीज़ आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ढाका कहाँ की राजधानी है। तो ये ढाका का मलमल, ये तो पता चल रहा है कि ये ढाका में ही बनाया जाता है, यानी कि ढाका का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है। उसके बाद है ब्रोकेट, तो ब्रोकेट कहाँ का है, तो ये बनारस का है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब है वाटर एंड यूजेस इन फैब्रिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में पानी के यूजेस को पढ़ना है, जानना है कि किस तरह से पानी का यूज किया जाता है फैब्रिक इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कपड़े को बनाया जाता है, उसमें पानी का क्या रोल होता है, किस तरह से पानी को यूज किया जाता है। तो सबको पता है कि जल एक यौगिक है। जल क्या है, तो यौगिक है, यानी कि इसका सूत्र क्या है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलता है तो क्या बनता है, पानी का 1 कण बनता है। समझ में आ गया। तो ये एक यौगिक है, यानी कि योग का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों के मिश्रण से ये बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण से आपका क्या बनता है, तो जल बनता है।
तो वही कह रहा है कि जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। कह रहा है कि पानी पदार्थ के तीनों रूप में पाए जाते हैं। पानी के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल और गैस, ये 3 रूप में आपके पानी मौजूद होते हैं। कमरे के तापमान पर पानी तरल रूप में मौजूद होता है। ठीक है, जो हमारे घर का जो तापमान होता है या जो हमारे एरिया का तापमान होता है उस हिसाब से पानी का भी स्टेट होता है। पानी के स्टेट कितने हैं? जल के स्टेट कितने हैं? रूप कितने हैं? तो ठोस, तरल और गैस। ठीक है, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कह रहा है पानी कितने तरह का होता है? इंडस्ट्रीज में किस तरह के पानी यूज किए जाते हैं? तो कठोर पानी, कठोर जल, मृदुल जल। पानी यानी कि जल कितने तरह का होता है? देखो, अवस्थाएं आपकी 3 होती हैं, लेकिन डिवाइड किया जाए वाटर को तो वो 2 तरह का वाटर होता है। एक होता है कठोर, एक होता है मृदुल। यानी कि एक होता है मीठा जल, एक होता है कड़वा जल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, कठोर जल और मृदुल जल में अगर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। मृदुल जल में अच्छा झाग बनता है और कठोर जल में झाग नहीं बनता, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में भी मृदुल जल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को धुलने के लिए। तो कह रहा है कि कैल्शियम से लेपित पाइप से बाहर आते कठोर जल, ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। क्या होती है? तो खनिज लवण इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। जो कैल्शियम से लेपित पाइप होते हैं, यानी कि जिन पाइप से होके पानी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वो जो जल होते हैं, कह रहा है कि कैल्शियम से लेपित पाइप से बाहर आते कठोर जल, ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। यानी कि खनिज लवणों की जब अधिकता होती है तो उसको क्या कहते हैं? कठोर जल। तो इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कह रहा है कि इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? तो कठोर जल में उपस्थित होते हैं। इसकी सरल पहचान है कि साबुन का फेन, ठीक है, साबुन का फेन उत्पन्न नहीं करता। यानी कि अगर इसमें कुछ ये कोई एजेंट ऐसे मान सकते हो कि जो कोई साबुन है या सर्फ, ऐसे डिटर्जेंट जिसको कहते हैं आप लोग, अगर उसको आप उसमें डालोगे तो उसमें झाग होगा ही नहीं। ये कठोर जल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो वहीं क्या रहता है इसमें? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इसमें रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या होता है? उसमें झाग नहीं बनता। तो इसकी सरल पहचान क्या है कि इसमें साबुन के फेन नहीं बनते, यानी कि झाग इसमें नहीं बनता। जबकि मृदुल जल में साबुन अच्छी तरह से झाग बनाता है तथा वस्त्र कह रहा है कि वस्त्र भी सरलता से क्या करता है? साफ कर देता है। मृदुल जल पीने में ठीक लगता है, जबकि कठोर जल का स्वाद लवण युक्त होता है। तो जैसे आप कह सकते हो कि जो भी समुद्री जल होता है वो कठोर होता है, क्योंकि उसमें लवण पाए जाते हैं, नमक पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है? मीठा जल नहीं होता, वो कठोर जल होता है। और जो ऐसे कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ जो जल मिलता है, जो पानी मिलता है नल के द्वारा, हैंडपाइप के द्वारा या मोटर के द्वारा, जो भी हमको पानी प्राप्त होता है, जो जल प्राप्त होता है, वो मीठा जल होता है, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा नहीं होती, मैग्नीशियम की मात्रा नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, इसके बाइकार्बोनेट नहीं होते। तो वो क्या है? तो अपने यहाँ जो जल होता है वो मीठा जल होता है। और सबको पता है कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल क्या होता है? तो शुद्ध जल बिल्कुल रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता। तो वही कह रहा है कि जल की जो कठोरता होती है उसको डिग्री में व्यक्त की जाती है, यानी कि डिग्री में उसको बताया जाता है कि इतने डिग्री इसमें कठोरता पाई जाती है। तो कह रहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति 1 डिग्री कठोरता कहलाती है। यानी कि अगर एक बॉटल पानी में अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है
तो वो पानी कितना डिग्री कहलाएगा कठोर, तो 1 डिग्री कठोर कहलाएगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से तो बातें नहीं जा रही हैं, आपको इसे समझना पड़ेगा कि कह रहा है कि जल की कठोरता को डिग्री में मापी जाती है। पहले तो इस पॉइंट को तुम लोग ध्यान में रखना कि जल की कठोरता किस में मापी जाती है, तो डिग्री में मापी जाती है। डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री में मापी जाती है, डिग्री में बताई जाती है। तो कह रहा है कि जल में 1 ग्राम, यानी कि एक बॉटल ले लो, आपका 1 लीटर का समझ लो, 1 लीटर बॉटल में अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है तो उस अगर देखो ऐसे समझ लो कि जल में अगर 1 ग्राम, जितना भी जल है, जितने भी जल की क्वांटिटी है, तो अगर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसमें उपस्थित है, हमने मापा तो हमको पता चला कि इसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, तो वहाँ का जो कठोरता होगा वो 1 डिग्री हो जाएगा। अगर 1 ग्राम नहीं है, 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम कठोरता होगी, है ना। समझ में आ रही है बात। तो अब कह रहा है कि 4 डिग्री कठोरता वाले जल को मृदुल जल कहा जाता है। ठीक है, 4 डिग्री वाले कठोरता वाले जल को क्या कहा जाता है, तो मृदुल जल कहा जाता है। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो पानी कठोर बनता जाता है, यानी कि 1 डिग्री से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 2 डिग्री से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 3 डिग्री तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि 4 डिग्री तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 4 डिग्री तक पानी मृदुल होता है, यानी कि मीठा होता है। जैसे वो 5 डिग्री होता है तो क्या हो जाता है, मतलब उसमें नमक का टेस्ट आना शुरू हो जाता है, वो नमकीन लगता है, जो पीने योग्य नहीं होता। जैसे आपका समुद्र का जल होता है वो कठोर होता है, वो पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी कठोरता 5 से 6 से 7 तक होगी, तभी तो वहाँ से आपका नमक निकाला जाता है ना। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे कठोरता बढ़ती जाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसकी डिग्री भी इन्हांस होती है। तो डिग्री इन्हांस होती है, बढ़ती है, तो उसकी कठोरता भी क्या होती है। देखो 4 डिग्री तक कोई कठोर जल कठोर नहीं होता, वो मृदुल होता है, पीने योग्य होता है। ठीक है, यूज करने योग्य होता है। लेकिन जैसे ही वो 5 डिग्री तक जाता है तो वहाँ से कठोरता उसकी शुरू हो जाती है, तो वो पीने योग्य नहीं होता। तो कह रहा है कि जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई कठोरता होती है। देखो अब कुछ ये डिफरेंसेस मैं बता रही हूँ, इससे और भी तुमको क्लियर हो जाएगा कि मृदुल जल क्या होता है और कठोर जल क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि कठोर जल उस जल को कहते हैं जिसमें साबुन का झाग अच्छी तरह नहीं बनता है, यानी कि बनता नहीं है। और मृदुल जल में साबुन का झाग अच्छी तरह से बनता है। जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं उसमें साबुन का झाग या कह सकते हो कि डिटर्जेंट का झाग बहुत अच्छा बनता है। तो यानी कि झाग बन रहा है तो क्या है, वो मृदुल जल है। अगर नहीं बन रहा है तो यानी कि वो कठोर जल है, जिसको खारा पानी कहते हो। ठीक, तो अब अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कठोर जल का स्वाद लवण युक्त होता है, यानी कि नमक युक्त होता है, नमकीन होता है, इसे नहीं पी सकते। मृदुल जल पीने में ठीक लगता है और ये पीने योग्य भी होता है, इसी को पिया जाता है। आप नमक वाला पानी डेली नहीं पी सकते, इसलिए कहा जाता है कि ये पीने कठोर जल जो होता है, खारा पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता। समुद्र में पानी भले ही ज़्यादा है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। उसको कन्वर्ट करके अगर मृदुल जल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके जो भी एजेंट है, जो भी उसमें एजेंट पाया जा रहा है, अगर उसको कम कर दिया जाता है तब वो जाके क्या होता है, मृदुल जल बनता है और वो पीने योग्य होता है। बाकी कठोर जल पीने योग्य नहीं होता और इसमें झाग भी नहीं बनता है। तो एक तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई ऐसे कपड़े होते हैं जहाँ पे झाग बनाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ पे फिनिशिंग में ये कठोर जल यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि कठोर जल में साबुन भी व्यर्थ में खर्च होते हैं, यानी कि उसमें भी कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें झाग बनता ही नहीं है, तो वो कपड़े को भी साफ नहीं करता है। तो मृदुल जल पीने में, कह रहा है मृदुल जल में झाग जल्दी बनते हैं। क्या होते हैं, झाग जल्दी बनते हैं। इस जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड या कार्बोनेट के झाग बनने में बाधा पहुंचाते हैं। ये जो उसमें जो उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है या क्लोराइड होता है या कार्बोनेट कह सकते हैं, ये सारे एजेंट क्या करते हैं, तो झाग को बनाने में
यानी कि झाग बनने ही नहीं देते हैं, झाग बनने में बाधा पहुंचाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो मृदुल जल में कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं पाया जाता, तो इसलिए पीने योग्य होता है, मीठा भी होता है। और इसके दो ही अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक तरह से जल के बारे में देख लो। जल के बारे में बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के संयोग से क्या बनता है, तो H2O के संयोग से क्या बनता है, तो जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से आच्छादित है, यानी कि पृथ्वी का इतना पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है, पृथ्वी है। और इसका ये जो इतना पार्ट है, 4th पार्ट में डिवाइड है, तो इतना पार्ट क्या है, आपका जल है। जल है, वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, आपका ठोस फॉर्म में कह सकते हो। तो ऐसे आपका इतना क्या है, पानी है। तो वही कह रहा है आच्छादित है, यानी कि जल से भरा पड़ा है। स्वच्छ जल कैसा होता है, स्वच्छ जल कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है एवं देखने में पारदर्शी होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ घुला है तो वो सही है, घुला है तो वो शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा, स्वच्छ जल नहीं कहा जाएगा। अगर वो पारदर्शी नहीं है तो स्वच्छ जल नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छ जल कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और देखने में पारदर्शी भी होता है। इसमें कोई भी घुलनशील अथवा अघुलनशील पदार्थ नहीं होते। ठीक है, नहीं मिले होते हैं। ये जो मीठा जल होता है वो सिर्फ किससे बनता है, तो H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलता है, इनके योग से ही आपका जल बनता है, जो बिल्कुल मीठा होता है, खारा नहीं होता। कह रहा है कि ड्यूमा, आप देखो H2O, ये 2 एजेंट पाए जाते हैं आपके पानी में। ये किसने बताया था, तो ड्यूमा एवं मैले ने। किसने बताया था, तो ड्यूमा एवं मैले ने बताया था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का जो 1 अणु होता है, वो मिला के इससे मिलके पानी बनता है। ये किसने बताया था, तो ड्यूमा और मैले ने बताया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब और भी सारे आपके क्लीनिंग के मेथड हैं जो कपड़े पे की जाती हैं, तो उन सबको अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको पढ़िए और इसको समझिए अच्छे से। और जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, अगर आप और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उन सारे बच्चों को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।